नमस्कार, अपराजिता संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद प्रदेश महासचिव यूसुफ आज़ाद अंसारी जी। इनसे हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में रफ़ीगंज से टिकट के लिए दावेदारी पेश किया था और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, लेकिन क्या कारण हुआ जो इनको टिकट से वंचित रखा गया। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। पूरी आपके अपराजिता संदेश टीम को हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। दीपावली अभी गुजरा है। इस दीपावली पावन पर्व का आप सबों को, पूरे बिहार वासियों को दीपावली की शुभकामना। और आप जानना चाह रहे हैं कि रफ़ीगंज विधानसभा से मैंने दावेदारी दी थी। चूँकि आपसे पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले आपसे बातचीत हुई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात को रखने का काम किया था। तो ये सच्चाई है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूँ। आज भी मैं कार्य करता हूँ और इच्छा मुझे भी थी कि मैं रफ़ीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ूं। और इसी क्रम में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुछ कूटनीति के कारण आज भी रांची के कोटवार जेल में हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, जिसके चलते वो रिम्स हॉस्पिटल में हैं। तो मैं 19 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय में एक बायोडाटा आवेदन के रूप में दिया था और उसी एक कॉपी को मैंने अपने नेता लालू प्रसाद जी को भी दिया था। मैं रांची में हॉस्पिटल में माननीय लालू प्रसाद जी से 3 बार मिलने का काम किया। हमारे साथ और भी औरंगाबाद और रफ़ीगंज के कुछ साथी थे। लालू प्रसाद जी हमारी सारी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया। तो बड़े नेता हैं और बड़े नेता का भाई क्या कहना, बड़ा दिल भी उनका होता है। जिस तरह से हमारी बातों को लालू जी ने सुना तो मैं ये जानता था कि हमारे नेता बहुत दयालु हैं। और जब मैं 95 से लेकर के और अब तक के अपने बारे में पार्टी के जो मेरा कारकर्दगी रहा है उस बारे में बताए तो वो मुतमईन हुए। और उन्होंने जो अपने तरफ से जो बात कहा, मुझे भी लगा कि कहीं न कहीं से लालू जी मुझे पसंद करते हैं और वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और मैं लगातार पटना में था, लेकिन जब 2 अक्टूबर को अचानक रिम्स हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और अनजान नंबर था। जब उन्होंने कहा कि यूसुफ अंसारी बोल रहे हैं, मैंने कहा कि जी मैं यूसुफ अंसारी बोल रहा हूँ। 12:10 में फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा कि आपसे साहब बात करेंगे। दिन में, रात में? दिन में 12:10 दिन में 2 अक्टूबर को जब फ़ोन आया, जब वो फ़ोन करने वाले जो साहब थे उन्होंने कहा कि साहब आपसे बात करेंगे, मैं अलर्ट हो गया कि भाई रांची से और कौन बात करेंगे। साहब ने बात तो बहुत कुछ हमसे फ़ोन पर बोले और मैं उनसे बात करता हूँ। हमारी बातों को बड़ी कभी प्यार से, कभी गरम, हर तरह से वो सुनते हैं। मोटा मोटी बात है, उन्होंने कहा कि क्या तुम तैयारी किए हो, सक्षम हो। मैंने अपने तरफ से जो बात कहा, माननीय लालू प्रसाद जी संतुष्ट हो गए और उन्होंने मुझे पटना में बने रहने का आदेश दिया। 4 अक्टूबर को एक हमारे बड़े नेता
ही जो है बड़े नेता कहिए या हमारे साथी तेजस्वी जी के नज़दीकी आदमी ने जब फ़ोन किया 8 बजे रात को कि आप कहाँ हैं, मैंने बोला कि मैं तो पटना में हूँ। तो पटना से हटिएगा नहीं और संभवतः 90% रफ़ीगंज आपके पक्ष में जा रहा है। हमने कहा कि ठीक है, नेता का जो आदेश होगा मान्य होगा। लेकिन अब किसी कारण बस चूँकि सरकार चलाना है, पार्टी चलाना है, अरे हम तो पार्टी के वर्कर हैं, हम तो लालू जी के सिपाही हैं। अब हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, हम तेजस्वी जी को भी नेता मानते हैं, क्योंकि हमारे नेता के पुत्र हैं तो हमारे नेता हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, किसी कारण बस टिकट कट गया। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, चूँकि नेता के नज़र में हम हैं। नेता का जब जिस दिन ख्याल हो जाएगा, जिस दिन उनका ध्यान हो जाएगा, तो हमें किसी की वकालत और किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं। मेरा कार्यक्रम, मेरा कार्यकलाप, मेरी ईमानदारी ही मेरी पहचान है नेता के पास या जनता के पास। जो हम जनता से रूबरू होते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो जनता भी समझती है कि हाँ, यूसुफ अंसारी एक वर्कर है। मैंने वो नेता कभी अपने आप को समझा ही नहीं। लेकिन भविष्य में चलिए किसी कारण बस टिकट कटा तो हमको उसका मलाल नहीं है। हाँ, मलाल अलबत्ता इस बात का है कि हम लोग सरकार में नहीं आए। सरकार बनने का पूरा उम्मीद था, लेकिन चुनाव आयोग की कूटनीति से, चूँकि जनता ने तेजस्वी जी को जनादेश दिया, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता ने जो अपना मत दिया वो तेजस्वी जी को दिया, और एनडीए सरकार को हटाने के लिए पूरा जनता मन बना चुकी थी कि इस बार हम नीतीश की जो सरकार है, जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, और हमारे जो प्रवासी मजदूर जितने गुस्से में थे, और गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सरकार बदलने के लिए लोग उन्हें वोट दिया। लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट चुनाव आयोग और प्रत्येक ज़िला के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनकी मिली भगत से कम 25 सीट, 20 से 25 सीट ऐसे हैं जहां सरकार के दबाव में, नीतीश के दबाव में, अमित शाह के दबाव में, नरेंद्र मोदी के दबाव में उसने एनडीए को सर्टिफिकेट देने का काम किया। और महागठबंधन के उम्मीदवार को कहीं 12 वोट से, देखिए ना, हिलसा में, एक नवादा ज़िला में एक हिलसा, हमारे शक्ति यादव पहले से भी विधायक थे, उनको 12 वोट से हराने का काम किया। एक रीति जायसवाल जो एक अच्छी समाज सेवी हैं, उनके पति आईएएस हैं, उनका क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है से पकड़ है और जनता का सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। पूरा दिन उनका खिदमत खल्क में लगता है, गुजरता है। हमारे नेता उनको उम्मीदवार बनाए थे। लगभग 487 वोट से उनको कहा गया रिटर्निंग अफसर के माध्यम से कि आप चुनाव जीत चुकी हैं, थोड़ा देर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन थोड़े ही देर बाद जब उस सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो उनको 17 वोट से चुनाव हरा दिया जाता है। तो इस तरह से कई जो है आपके विधानसभा हैं जहां 50 वोट से तो 100 वोट से रिटर्निंग अफसर के हाथ में है, वो इधर से उधर फेरबदल करने का काम किया। लेकिन हमारे नेता चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाए हैं। चुनाव आयोग में जो है आवेदन दिया गया है, उनसे आग्रह किया गया है कि आप पुनः जो है कम से कम 20 से 25 सीट पर रिकाउंटिंग कराकर आप इसको देख लें। चूँकि एक
रिटर्न पूरे बिहार से कम 119 विधायक जो विजय प्राप्त कर चुके थे, उनका लिस्ट चुनाव आयोग को जो सौंपा गया था, तो उसमें महागठबंधन का 119 जो है वो विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों का नाम था। लेकिन उसमें से भी 9 को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। 9 हमारे विधायक हार गए, 110 पर ला करके रोक दिया गया। तो ये पूरी प्लान के साथ, पूरी साजिश के तहत, और चूँकि साजिश प्रमाणित हो चुका है, इसलिए कि सब कोई जानते हैं, एक अदना पॉलिटिकल कार्यकर्ता जानता है कि जब मतगणना शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट होता है, पोस्टल बैलेट का गिनती की जाती है। लेकिन हमारे रिटर्निंग अफसर आखिर किसके आदेश से पोस्टल बैलेट का गिनती कराते कराते ज्यों ही जो है कम से कम 40% गिनती हो जाता है, और जब देख रहे हैं कि महागठबंधन लगातार जो है जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको रोक दिया जाता है कि पोस्टल बैलेट का गिनती अब बाद में किया जाए। आखिर किसके आदेश से ये रोका गया? लेकिन ये तो बहुत सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है रिटर्निंग अफसर पर। जवाब देंगे वो, और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जिस दिन हमारे नेता तेजस्वी जी का आदेश हो जाएगा, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और मजबूर कर देंगे, चुनाव आयोग को भी मजबूर कर देंगे। उनको जो है रिकाउंटिंग कराना पड़ेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है, अभी उछल रहे हैं एनडीए वाले उछल रहे हैं। ये एनडीए वाले, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, आप जिनको मुख्यमंत्री का नेता मान करके आप चुनाव लड़े, एनडीए का नेता कौन था? नीतीश कुमार। तो नेता एनडीए का था, लेकिन आपका घटक दल था, उनसे तालमेल था। आपका तालमेल जो है मांझी जी के हम पार्टी से था, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से था, जेडीयू से था, भारतीय जनता पार्टी से था। इन सब का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? नीतीश कुमार। और आपके मुख्यमंत्री के चेहरा पर वोट कितना मिला? कितने विधायक आपने जो है जीतने का काम किया नीतीश कुमार ने? 43, मात्र 43। यानी आपके मुख्यमंत्री का जो चेहरा था उसको आम आवाम ने नकार दिया, उनको नकार दिया। और एक बात तो हम लोग को ख्याल आ रहा है कि 2015 में जब हम राजद के साथ और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था, तो बाद में कहते थे कि नीतीश कुमार के चलते जो है राष्ट्रीय जनता दल वाले और कांग्रेस वाले इतना सीट ले आए, 81 सीट राष्ट्रीय जनता दल और 27 सीट कांग्रेस वाले। तो आज तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी वही है। अगर आपके चेहरा से वोट मिला था, आपके चेहरा से हमको जो है सीट मिला था, तो नीतीश कुमार जी आज कहाँ हैं? और राष्ट्रीय जनता दल कहाँ है? आज कल भी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थी, आज भी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। लेकिन एनडीए के लोग तो कहते हैं कि चिराग पासवान के चलते लॉस हुआ है। अभी चिराग पासवान के चलते जनता मैंने इतना जो है मूर्ख है। चिराग पासवान के चलते अगर हुआ है तो ये वो समझें। हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि चिराग पासवान के चलते हमको जीत मिली है। हम तो ये मानते हैं कि इस बार जनमानस, बिहार का जनमानस, बिहार का आम आवाम, मजदूर, किसान तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था। ये इसीलिए इतना जो है एग्रेसिव होके वोट दिया। आप कोई जनादेश का ही चोरी कर ले भाई, आप प्रशासन में हैं, शासन में हैं, आपने जनादेश चोराने का काम किया। ये तो तवारीख अगर याद किया जाए तो इनकी तो पुरानी आदत है। ये तो पिछले दफ़ा भी जो है जनादेश को इसी तरह से उन्होंने चुराया था। हमारी बड़ी पार्टी थी
जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़ करके गए थे रातों रात, और किस तरह से नौटंकी करके यहाँ के जो है राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल जो है वो तो एनडीए के कार्यकर्ता के रूप के तरह काम कर रहे थे। आज भी वही होगा, जबकि बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल है, जो आइन है, आइन के तहत तो राष्ट्रीय जनता दल को एक बार आमंत्रित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए कि भाई आइए, आप बड़ी पार्टी हैं, सरकार बनाइए, अपना क्षमता दिखाइए, बहुमत दिखाइए। अगर हम बहुमत नहीं दिखाएंगे तो हम तो भाई सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, हम आ जाएंगे वापस। लेकिन आप आमंत्रित तो कीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनको चोर दरवाजे से सत्ता पर जाना है, लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। और पुनः चाहे जितना भी चाल चल लें, जितना भी चतुराई कर लें, तेजस्वी जी बिहार का सीएम बनेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी को चुनाव हराया गया है, हारे नहीं हैं? बिल्कुल, चुनाव हारे कहाँ हैं हम? चुनाव तो हम तो पहले भी बोले कि चुनाव हराया गया है। आप कई चैनल जो है चला रहे थे कि 180 सीट, 160 सीट, लेकिन जब गिनती हो रहा था तो 123 तो हम लोग पार कर चुके थे। लेकिन ये लगा कि ये तो सरकार में आ जाएंगे, तब इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को धमकी तक के दिया है नीतीश कुमार जी। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जितने भी जिला के रिटर्निंग अफसर हैं उनका जो है मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग निकाला जाए, कॉल डिटेल्स निकाला जाए, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से फ़ोन आया है, निकालें। और अगर हम तो चुनाव आयोग को भी कहेंगे कि आपके अंदर ज़रा सा भी हया और शर्म है, अगर बिल्कुल आप ईमानदार हैं, तो अगर आप पर एलिगेशन लग रहा है कि आपने जो है हेरा फेरी करने का काम किया है, और अगर कोई आप पर एलिगेशन लगा रहा है तो उसको आप संतुष्ट कीजिए। अगर यहाँ के आम आवाम, यहाँ के कोई भी पार्टी का नेता अगर आप पर एलिगेशन लगा रहा है, हमारे ही नेता अगर आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसका प्रमाण दीजिए, आप ईमानदारी का प्रमाण दीजिए। और ईमानदारी का प्रमाण तो तभी ना आप दे सकते हैं, आप तभी हमको संतुष्ट कर सकते हैं। हम अगर आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो हमको शर्मिंदा करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप रिकाउंटिंग करा दीजिए, रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमको संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप तो रिकाउंटिंग कराने से भाग रहे हैं। अभी एक नेता, कल बीजेपी का एक नेता ने कहा है कि चुनाव आयोग तो मेरे पॉकेट में है, आप निकाल करके देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में आया है, उन्होंने तो ऐसा कहा है। तो आप हमको संतुष्ट कीजिए, बिहार के अवाम को संतुष्टि के लिए आप जो है से रिकाउंटिंग कराइए। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो बिल्कुल आप जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो सही रह जाएगा। और अगर आप पर एलिगेशन लग रहा है और वो सचमुच ये है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी हो जाएगा। अगर हम गलत एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम जो है हट जाएंगे। हम हमेशा के लिए जो है कभी जुर्रत और कभी हिम्मत नहीं करेंगे इस तरह की बात बोलने का, या किसी रिटर्निंग अफसर पर हम इल्ज़ाम आयद करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप संतुष्ट हमें कर दीजिए। अगर आप पर हमने एलिगेशन लगाया है तो आप हमको संतुष्ट, चुनाव आयोग को चाहिए कि अगर वो ईमानदार है तो हमको संतुष्ट करे, एक बार जो है रिकाउंटिंग करा दे। अपराजिता संदेश को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओवैसी जी को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या ओवैसी जी से भी आपकी पार्टी की नुकसान हुई है? असदुद्दीन ओवैसी से हमारी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी भाई, ये लोकतंत्र देश है और हर कोई को आज़ादी है चुनाव लड़ने का। वो चुनाव लड़े और वो सीट वहीं जीते जहां अल्पसंख्यक ही समुदाय के वो सीट पर चुनाव जीतते हैं लोग, दूसरे समुदाय के तो जीतते नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी से हमारी पार्टी को नुकसान नहीं है। अलबत्ता आने वाला दिन में जो हमारे बिहार में या देश में जो एक भाईचारगी है, जो हिंदू मुस्लिम का आपसी सौहार्द है, वो बिगड़ने का खतरा है। वो जो जिस तरह से पैर पसार रहे हैं, चूँकि हम जो ओवैसी को मानते हैं, ओवैसी एकदम मोहन भागवत जो आरएसएस के सुप्रीमो हैं, मोहन भागवत के तर्ज पर इनकी पार्टी है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसी के तर्ज पर चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर सोच के नेता नहीं हैं। जिस तरह से उनका तकरीर
जिस तरह से उनका भाषण इस्लामिक भाषण होता है और जिस तरह से वो चाहे किसी भी स्टेट में उन नौजवानों को जिस तरह से तैयार कर रहे हैं, तो उसी तरह से मोहन भागवत हिंदुत्व के नाम पर यहाँ के हिंदू समाज के नौजवानों को तैयार कर रहा है। मुस्लिम नौजवान को असदुद्दीन वैसी तैयार कर रहे हैं। और ख़तरा यही है कि एक अगर माचिस का तिल्ली अगर सुलगा के फेंक दिया जाए तो कभी भी धार्मिक उन्माद यहाँ फैल सकता है। कभी भी धर्म के नाम पर जो हमारी भाईचारगी और आपसी सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। अगर वाकई असदुद्दीन वैसी एक सेकुलर नेता हैं या मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समाज की रहनुमाई करने का उनके अंदर जिगर में दर्द है, तो हम 2-3 मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। आप चूँकि आप चैनल चलाते हैं, अपराजिता संदेश आपका चैनल है, और किसी भी चैनल वाले से पूरे देश में किसी भी चैनल वाले से आप दरियाफ्त कर लीजिए, इसको छानबीन कर लीजिए। सबसे बड़ा NPR और NRC पर धरना जो है शाहीन बाग का मशहूर हुआ। आप पूरे देश को छोड़ दीजिए, तो क्या उस धरना पर असदुद्दीन वैसी शारीरिक रूप से अपना उपस्थिति दर्ज किए? नहीं किए। मैं जानता हूँ कि वो उपस्थिति दर्ज नहीं किए, सिर्फ उनका उपस्थिति चैनल पर होता है। कफील खां गोरखपुर में जब हॉस्पिटल के अंदर हैजा फैला, सैकड़ों बच्चों को अपना पैसा लगा करके ऑक्सीजन मंगवा करके सैकड़ों बच्चों को जान बचाने का काम किया। और जब डॉक्टर कफील खां जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में और NPR के विरोध में जब उन्होंने आवाज़ बुलंद किया, तो उनको जेल भेजने का काम किया। अभी तो बाहर आ गए हैं। अभी एक हमारे आज़म खां जो वहाँ के सांसद भी हैं, जब वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की कूटनीति और जो है गलत नीयत और नीति का उन्होंने जब विरोध किया, तो उनको कहीं मुर्गी चोर और बकरी चोर जैसा केस करके उनको जो है राजनीतिक हाशिए पर लाने का काम किया। उनका एक जो कॉलेज चलता है, उस कॉलेज को भी तहस नहस करने का काम किया। अभी भी आज़म खां के बेटा, आज़म खां की अहलिया आज भी जेल में हैं। क्या असदुद्दीन वैसी कभी धरना पर बैठने का काम किया? क्या असदुद्दीन वैसी कभी उनके लिए संघर्ष करने का काम किया? पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब अंसारी जो है, जब उत्तर प्रदेश के सरकार के विरोध में बयान दिया और धरना दिया, तो उनको भी जेल भेजने का काम किया। आप बताइए महोदय, कभी असदुद्दीन वैसी पर केंद्र सरकार के द्वारा केस किया गया है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आज तक कभी उन पर केस किया गया? लेकिन उनको सदन पर बोलने की छूट दी गई है, चैनल पर बोलने की छूट दी गई है। और उनके वालिद मोहतरम कांग्रेस के लीडर थे। ये जो उपज हैं कांग्रेस के उपज हैं। हैदराबाद में ये कांग्रेस से उपज हुए हैं। असदुद्दीन वैसी को देश तब से जानने लगा जब से बीजेपी को जानता है। बीजेपी जब से आया तब से असदुद्दीन वैसी आया। इसलिए मेरा मानना है कि अप्रत्यक्ष रूप से असदुद्दीन वैसी आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। आज भी वो उनका 5 विधायक बिहार में जीता है। और जो आज़ादी के दीवाने होते हैं, आज़ादी के परवाने होते हैं, और जिनके अंदर कूट कूट कर सेकुलरिज्म भरा हुआ रहता है, वो हमेशा सेकुलर की बात करता है। सब कोई जानता है कि एनडीए जो है फासिस्ट और कम्युनल फोर्स को मजबूत करता है। अगर एक बार भी वो बोल दिए होते कि मेरा 5 विधायक जीता है, मेरा बिना शर्त
बिना शर्त जो है मेरे विधायक महागठबंधन के पक्ष में। तो वो क्या कहते हैं कि जिनको ज़रूरत होगी हमको दावत देंगे, हमको बुलाएंगे। भाई ये ऐसे कैसे होगा? तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपके मन में चोर है, आपके मन में चोर है। और आपने वहीं अपना प्रत्याशी दिया जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतते थे, लेकिन फिर भी बावजूद उसके जीते। तो इसलिए हमारा असदुद्दीन ओवैसी पर कोई कमेंट नहीं है। हमको उनसे कोई हार नहीं हुआ है। अगर हमको तो यहाँ के आम आवाम ने जनादेश दिया, हमारी अगर हार का कारण है तो ज़िला के रिटर्निंग अफसर और राज्य के जो चुनाव आयोग हैं उन पर हम थोपते हैं। हमको उनसे हार हुई है, उनकी कूटनीति से हार हुई है। हम किसी पार्टी और किसी नेता पर हम एलिगेशन नहीं लगाते हैं, ना हमारे नेता भी नहीं किसी पर एलिगेशन लगाए। हमारा गुहार हमारे नेता लगा रहे हैं चुनाव आयोग से कि आप ईमानदारी से एक बार रिकाउंटिंग करा दीजिए। यही हमारा भी मांग है। अब नेता के आदेश का इंतज़ार है। जब नेता का आदेश होगा तो संघर्ष भी होगा। और आज भी हमारी राजद बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आज भी हमारे कार्यकर्ता सब बधाई के पात्र हैं, जितने भी, चाहे औरंगाबाद में भी आप देख लिए कि औरंगाबाद में भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद शंकर जी का बड़ा यहाँ पर किसी कारण कुछ 2018 में कुछ शहर में कुछ माहौल गड़बड़ाया था, जिसके चलते आनंद शंकर को भी लोग बहुत विरोध कर रहे थे। हम लोगों ने घूम घूम करके पाटने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल के सारे साथी लगे। और आज देखिए इतिहास में पहली बार ये लिखा जाएगा कि औरंगाबाद से 6 विधानसभा है, 6 से महागठबंधन जीतने का काम किया। और ये सब तेजस्वी जी के सरे जाता है। आम आवाम का जो मांग था, आम आवाम जो चाहती थी कि हम एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखें, वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे और इसीलिए इतना जनादेश मिला है। हम सबको नमन करते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के, महागठबंधन के भी कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और हमारे दोबारा महागठबंधन के हमारे नेता चुने गए हैं। हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता साथी तेजस्वी जी चुने गए हैं। हम औरंगाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के समस्त परिवार की ओर से उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। ये थी यूसुफ आजाद अंसारी जी। आप अपराजिता संदेश देख रहे थे। धन्यवाद।